नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान बुधवार शाम खत्म हो गया। दूसरे दौर में 6 जिलों के कुल 26 सीटों के लिए मतदान कराया गया। इस चरण में 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में अब कैद हो गया है। दूसरे दौर में श्रीनगर जिले की 8 सीटों पर मतदान हुआ। इसके बाद रियासी में 6, बड़गाम में 5, रियासी और पुंछ में 3 और गोंदरबल में 2 सीटों पर मतदान कराया गया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान मौके पर केंद्र और उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे मौके पर मौजूद रहे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टिक उठाकर ड्रम भी बजाया, जिसमें उनके साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दिखाई दिए। इसके बाद सीएम योगी और उपराष्ट्रपति ने मिलकर ई रिक्शे से कार्यक्रम में लगे हुए स्टॉल्स का निरीक्षण किया और कलाकारों से बातचीत की। योगी ने यूपी के इस ट्रेड शो में पहुंचे 70 देशों के इन्वेस्टर का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएमई में यूपी में बड़े पैमाने पर रोजगार मिला। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया गया है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। चित्रकूट की भी यात्रा की। चित्रकूट में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के बाद आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के हमारे जो भी उद्यमी हैं, उनके प्रोडक्ट का शोकेस का जो ये अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसका शुभारंभ आपके कर कमलों से हो रहा है। ये हम सबके लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। इस अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में, उद्घाटन समारोह में, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का भी अभी मार्गदर्शन और संबोधन आप सबको प्राप्त हुआ है। उनकी उपस्थिति के लिए, उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए और भारत सरकार के योगदान के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम होंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक
और सामाजिक विविधता के विभिन्न पक्षों को भी प्रदर्शित करने का एक उचित फोरम के रूप में यह अपने आप को स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों को भी अपने आप को दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि न केवल एमएसएमई के अपने बेहतरीन बेस के लिए जाना जा रहा है, बल्कि अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है। मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। देश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसी जनपद में, जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा के सोनीपत में एक रैली को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। अंत्योदय और गरीब की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया, वो प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत
छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर जारी वोटिंग के बीच राहुल गांधी ने यह सभा की। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि लोगों कि आपका हक आपसे छीन लिया गया है। इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। किसी और स्टेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन आपको आपका हक दिलाएगा। वो लड़की अब कह रही है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूं, मैं आईआईटी में जाना चाहती हूं। आईआईटी में कितने लोग जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग जाएंगे? 1% जाएंगे, 2% जाएंगे, 3% जाएंगे, 5% जाएंगे। 95% का क्या होगा? जहां भी देखो वहां आपको अदानी अंबानी दिखेगा। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स। सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा? उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं? कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? जीरो। अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहिए ले लो। जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बुलडोजर और एनकाउंटर के बाद अब यूपी में थूक जिहाद शब्द प्रचलन में आ गया है।
साउथ के तिरुमाला मंदिर में लड्डू प्रकरण के बाद यूपी में यूरिन और थूक को लेकर यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार के आदेश के बाद अब यूपी में हर ढाबे, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकान पर नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। तिरुमाला मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट की बात सामने आने के बाद यूपी की दुकान में यूरिन यानी कि पेशाब और थूक कर जूस देने की खबर जैसे ही फैली, उसके बाद तुरंत सीएम योगी का एक आदेश आ गया। अब यूपी में खाने पीने की दुकान पर नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की बैठक में जैसे ही ये आदेश जारी किया, वैसे ही यूपी की सियासत में एक बार फिर से नया सियासी बवाल आ गया। यूपी में थूक जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाने का जिक्र किया है। अब प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, इन सब की गहन जांच होगी। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। नए आदेश के मुताबिक खाने पीने की दुकानों पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर का न सिर्फ नाम और पता डिस्प्ले करना होगा, बल्कि पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा। काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स पहनना भी जरूरी होगा, यानी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना होगा। योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी में थूक जिहाद शब्द सुर्खियां बन गया है, जिस पर सरकार के मंत्री तर्क दे रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा और खाने पीने की चीजों की वजह से किसी का धर्म और भावनाएं आहत करने की छूट किसी को नहीं है, जिसके लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो वहीं सपा योगी सरकार पर हमेशा की तरह तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगा रही है। सपा का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी पिछड़ों, गरीबों को परेशान करने के लिए योगी सरकार नए नियम ला रही है, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही पीडीए की विरोधी रही है। मगर सरकार के मंत्रियों के अपने तर्क हैं, सुनिए क्या कह रहे हो। कि हर क्षेत्र में जनता को कहा कि तुम्हारे सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि पर ठेस नहीं आने पाएगा। तो ये कुछ वीडियो जो आ रहे हैं, कुछ लोग बेधर्मी लोगों को अपने खुद बेधर्मी हैं, उनको बेधर्मी बना रहे हैं। तो उस वीडियो के आधार पर देखने पर लगता है कि जनता में कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग लड़ जाएं आपस में कि ये है। तो उसकी समरसता कायम करने के लिए कानूनी का सहारा हो सकता है। और निश्चित रूप में पहले भी बयान दे चुका हूं कि लोगों के दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो रेहड़ी पर 10,000 रुपया तो आधार कार्ड पर पैसा दे रही है। तो आधार कार्ड पर पैसा तभी पाओगे जब दुकान का नाम लिखे रहोगे आप, अपना आधार कार्ड और नंबर मोबाइल सही रहेगा। तो बिना भेदभाव के ये तो नहीं लिखा है कि दूसरे वर्ग को नहीं देना है। तो ये कानून तो पहले बनना चाहिए, मेरे नीति निर्धारित होना चाहिए। जैसा भी आवश्यकता पड़ता है, जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री ने, उसके हिसाब से हमेशा नीति निर्धारित बना रहे हैं। मैं उसका समर्थन करता हूँ। क्या दिक्कत है? तो दुकान मालिक तो अपना नाम खुद डालता है, लिखता है कि नहीं? मुख्यमंत्री ने जो किया वो सही किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं और प्रदेश में कानून का राज है। कानून के दायरे में जो भी गलत पाया जाएगा, कानून उसके साथ कड़ा से कड़ा कदम उठाकर कार्रवाई करेगी। योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में एनकाउंटर, जाली नोट केस के बाद अब थूक जिहाद को लेकर घमासान मचा है, जिस पर उपचुनाव से पहले सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मगर देखना ये होगा कि यूपी सरकार के पिछले फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद क्या सरकार का ये फैसला अब नया सियासी क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सर्दियां आने से पहले तैयारी शुरू कर दी है। ठंड के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए आतिशी सरकार कई योजना बना रही है। इसी के चलते दिल्ली में जल्द ही ऑड इवन नियम भी लागू हो सकता है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पटाखों पर बैन लगाया था। हालांकि आज की तारीख में यह बैन लागू नहीं है, लेकिन पटाखों पर बैन लगाने की फिर से तैयारी चल रही है।
नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ये नियम लागू हो जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। के साथ साथ जितने एनसीआर के राज्य हैं, वहां जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसका प्रभाव भी दिल्ली पे पड़ता है। और देश के अंदर केंद्र की सरकार की भी हमें जरूरत पड़ती है इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। सभी एजेंसियां, सभी सरकारें मिल करके जब काम करेंगी तभी प्रभावी तरीके से प्रदूषण से लड़ा जा सकता है। इसलिए इस साल के विंटर एक्शन प्लान की जो प्रमुख थीम है, मिलकर चलें और प्रदूषण से लड़ें, इसी थीम पर हमारी सरकार अपने विंटर एक्शन प्लान को लागू करने की तरफ बढ़ेगी। हमने जो सामूहिक प्रयास किए उसका ही परिणाम है कि दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। दिल्ली में 2016 में जो प्रदूषित दिन थे, जो खराब दिन थे, उनकी संख्या 243 थी, 243, जो 2023 में घट करके 159, 159 रह गई है। लगभग 34.6% प्रदूषण के स्तर में कमी पिछले साल तक जो 365 दिन का है। खबर प्रयागराज से है, जहां संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने महाकुंभ कार्यों से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मेला प्राधिकरण कार्यालय में बड़ी बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी कार्यों को 10 नवंबर के पहले पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभियान ने बताया कि बाढ़ और बारिश के चलते महाकुंभ के कार्य प्रभावित जरूर हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, वैसे वैसे महाकुंभ के कार्यों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर से पहले युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी, ताकि महाकुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की असुविधा और परेशानी न हो पाए। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।